चलिए, गुड मॉर्निंग। दिन भर पढ़ सकते हो बिल्कुल सुबह का, लेकिन आप लोग को वही क्लास नहीं है तो फिर अपन नहीं करवा रहे हैं, नहीं पढ़ाई देते हैं। आज तो मैं लिखा करके पढ़ाऊंगा आप लोग को, है ना, पूरा। बाल विकास के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट थे, है ना, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, वो सारी चीज कंप्लीट कर दिए थे, है ना। अब उसमें से एक चीज बचा हुआ था, वो है आपके वंशानुक्रमण और वातावरण, इसका जो प्रभाव है ये मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा से, और उसके बाद इसके पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सिद्धांत। ठीक है, कि पियाजे ने क्या बोला है बाल विकास के बारे में, उसका सिद्धांत पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके 8-10 दिए हुए हैं, जैसे आपके संज्ञानात्मक विकास पियाजे का है। ठीक है, व्यगोत्स्की का है, आपके सामाजिक संस्कृति, हाँ, उसका उसके बाद आपके खोज परक सिद्धांत है आपके ब्रूनर का। ठीक है ना। तो ऐसे आपके बहुत सारे इसमें दिया हुआ है, 20 लोगों का है, तो कम से कम आपके 8-10 लोगों को पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो चलिए, आपके वंशानुक्रमण एवं वातावरण। हाउ आपको लिखना है बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, तो वंशानुक्रम मतलब होता है आपके माता पिता के जो गुण होते हैं। ठीक है, जो आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वंशानुगत गुण। और वातावरण जो होता है वो बच्चे के बाह्य वातावरण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उसको बोलते हैं आपके वातावरण। ठीक है, ये आपके जन्म के पहले और जन्म के बाद दोनों रूप में आपके प्रभावित करेंगे। ठीक है, वातावरण को। तो पहला आपके देख लेते हैं आपके वंशानुक्रमण, है ना, वंशानुक्रम, हेरिडिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम। ठीक है, क्या चीज है, एक प्रक्रिया है, शॉर्टकट में करवाना, एक प्रक्रिया है जिसमें आपके, है ना, जिसमें जिसमें है ना, माता, है ना, माता पिता के जो आपके गुण हैं। ठीक है, माता पिता के जो आपके गुण कौन कौन से, तो जैविक, जैविक मतलब होता है आपके सोमेटिक, और आपके है अनुवांशिक, अनुवांशिक। ठीक है, माता पिता के जो गुण है जैविक या अनुवांशिक, ये दोनों दोनों किस में जाते हैं, आपके बच्चों में आपके जाते हैं, बच्चों में। बॉडी स्ट्रक्चर, है ना, हाँ। अनुवांशिक मतलब आपके जीन वगैरह में परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, और ये जैविक मतलब आपके जो बाहरी ऊपरी बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे रंग रूप वगैरह कई बार आपके होता है। ठीक है, वो चीज तो बच्चों में जाते हैं, तो इसको बोलते हैं आपके अनुवांशिक या वंशानुक्रमण, है ना। माता पिता के, है ना, एक प्रक्रिया है जिसमें आपके माता पिता के जो गुण हैं जैविक या अनुवांशिक गुण किस में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, इसको बोलते हैं आपके अनुवांशिक। ठीक है, यहां आप लिख लीजिए आप, है ना, अनुवांशिक गुण का वाहक, बताइए कौन होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। हाँ, जीन या, ठीक है, गुणसूत्र, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, है ना, गुणसूत्र, है ना, या की जगह हम और भी कर सकते हैं, है ना, जीन एवं कर लो या की जगह में, है ना, क्योंकि गुणसूत्र के जो छोटे खंड उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ होते हैं, हाँ, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हैं। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, है ना, हाँ, बताओ बताओ, 23, है ना, हाँ, जोड़े, और 46 होते हैं संख्या में। ठीक है, इसको भी आप दो भाग में बांट लीजिए अगर पूछेंगे तो। एक को बोलते हैं आपके ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम, और एक को बोलते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम, है ना, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसकी संख्या आपके होती है 22 पेयर। ठीक है, और एक होते हैं आपके, है ना, एक जोड़ी। ठीक है, इसमें भी आप जाएंगे, अगर मेल है तो 100
वाई, और फीमेल है तो एक्स एक्स। ठीक है, यहाँ तक के आपके हो गए ये। ठीक है, तो इसमें से आपको ये आपको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अनुवांशिक गुणों के वाहक क्या होते हैं? तो जीन या फिर गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आपके किसी भी सामान्य मनुष्य बोल रहा हूँ ना, अलग अलग आपके अगर गुणसूत्र कम ज़्यादा है तो उसको हम सामान्य मनुष्य नहीं बोलते हैं, वो सिंड्रोमिक है ना इंसान कहलाते हैं, उसमें आपके कम ज़्यादा होते हैं। तो सामान्य मनुष्य में आपके 22 जोड़े आपके गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से आपके सामान्य जो 22 होते हैं, ठीक है, आपके ऑटोसोम है। मतलब ये हमारे जो सामान्य जो शरीर है, बॉडी है, उसके स्ट्रक्चर को तय करता है, आंख कान नाक वगैरह हर चीज को। और ये जो एक जोड़ी, ये हमारा आपके लिंग का निर्धारण करता है कि हम लड़का होंगे या लड़की होंगे। ठीक है, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वंशानुक्रमण के कारण प्रभावित गुण। ठीक है, क्या क्या गुण आपके प्रभावित होते हैं? ऊपर करें थोड़ा ऐसा। ठीक है, इधर लिखा रहा हूं मैं, वंशानुक्रम, ठीक है, से प्रभावित गुण, से प्रभावित गुण, क्या क्या गुण प्रभावित होते हैं? तो बताइए आप लोग, सामान्य प्रक्रिया में बच्चों में क्या क्या प्रभावित होते हैं? सबसे पहले आपके शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट। ठीक है, अगर माँ बाप का शरीर, अगर हाइट पर्सनालिटी ठीक ठाक है तो बच्चों के भी है ना लगभग लगभग है ना ठीक ही होगा, उसी हाइट पर्सनालिटी में रहेंगे। ठीक है, त्वचा है, बाहरी बनावट जिसको त्वचा है, आंख है, नाक है, ये जो नाक नक्शा जिसको बोलते हैं ना, वो भी लगभग सेम रहेंगे, है ना, माँ बाप के जैसे रहेंगे, है ना। बालों का रंग, बालों का रंग, ये आपको मिलेंगे लगभग समान। ठीक है, जो माँ बाप में थे। तीसरा आप लिख लेंगे आपके लंबाई। ठीक है, ऊपर लिखे है ना। बुद्धि क्षमता भी लगभग वेरी करता है। ठीक है, कमिंग कमिंग, हम्म, आईक्यू लेवल, बुद्धि क्षमता, है ना। लेकिन ये बाह्य वातावरण से भी प्रभावित होती है, केवल आपके आंतरिक से नहीं होगा, है ना, बुद्धि क्षमता। ठीक है, उसके बाद आपके रक्त समूह, नेक्स्ट आप लिख लीजिए, इधर ही लिख लीजिए ना, रक्त समूह। तो आप देखेंगे माँ बाप के ही जो रक्त होंगे उसी आपके बच्चे में भी जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग होगा। रक्त समूह, हाँ, तो वो आपके क्रॉसिंग ओवर के कारण होगा ना वो। ठीक है, लेकिन आपके उसी में से होंगे वो। ठीक है, रक्त समूह आपके। उसके बाद आप लिख लेंगे इसमें आपके कुछ अनुवांशिक रोग, जैसे बताइए। डाउन सिंड्रोम तो ये इसके कमी के कारण होता है, अगर एक आध जोड़ी ऊपर नीचे हो गया तो। ठीक है, कमी के कारण होता है। अनुवांशिक रोग मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी माँ बाप के कारण जाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आपके साहू और कुर्मी, ठीक है, वो लोग प्रभावित है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने ही परिवार में हम शादी करते हैं ज्यादातर, मतलब हमारे आसपास के जो रिश्ते रहेंगे ना, वही आप देखना शादी में जब जाते हैं तो कोई ना कोई मिल ही जाते हैं, ये आपका फलाना है वो ढिकाना है, ऐसा होता है। ठीक है, नहीं होता है ना। हाँ, नहीं, लेकिन आप लोगों में अगर ये रोग नहीं गया है तो नहीं होगा ना। लेकिन जो रिसर्च हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसमें आपके साहू और जो कुर्मी है उसमें आपके निकला हुआ है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो कुछ अनुवांशिक रोग क्या क्या होते हैं बताइए, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में है। तो यहाँ पास लिख लीजिए आपने, है ना, हाँ, सिकल सेल, सिकलिन बोलते हैं इसको, है ना, एनीमिया लिख लो इसको। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, सिकलिन सामान्य। हाँ, इसका एक ट्रेस होता है और एक डिसीज होता है। ठीक है, मैं पैरामेडिकल किया हूं तो इसका हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करते थे मेडिकल कॉलेज रायपुर में। ठीक है, वहां हम लोग करते थे। इसमें होता क्या है कि एक, है ना, ऐसे मान के चलो, ठीक है, ये आपके गुणसूत्र है। ठीक है, ये आपके रोगी है मान के चलो। ठीक है, और ये आपके क्या है, ये इसको आप संभाल ले लो, ऐसा ले लो आप, ये इसको ऐसे ही समझते हैं ना। एक अगर रोगी है, ठीक है, और रोगी का अगर सामान्य व्यक्ति के साथ, रोगी का अगर सामान्य व्यक्ति के साथ अगर विवाह होता है, ठीक है,
तो जो आने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें आपके कंफर्म है कि उसमें आपके डिसीज होने की संभावना रहेंगे, ठीक है, रोगी होने के या फिर उसको ट्रेस होने के। अब इसको ऐसा समझ लीजिए, देखो 3 प्रकार के इसमें आपके वो होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ऐसा। इसको आप मान लो आपके ये रोगी है, ठीक है, रोगी महिला भी हो सकते हैं, रोगी पुरुष भी हो सकते हैं ना, और ये आपके मान के चलो इसको सामान्य ले लो आप, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आपके ट्रेस, ट्रेस मतलब होता है आपके वाहक, ठीक है। तो रोग के लक्षण केवल इसमें दिखेंगे, इसमें नहीं दिखेंगे, समझ में आ रहा है? रोग के लक्षण केवल इसमें दिखेंगे ना, क्यों? क्योंकि ये क्या है, रोगी है ये। मतलब इसे हाथ पर दर्द देना, जो सिकलिन बीमारी होता है उसका एक कॉमन लक्षण है ना, उसका आपके हाथ पर बहुत दर्द देते हैं, एक्टिव नहीं दिखेंगे, शरीर थोड़ा सूजा सूजा दिखेंगे, और पीला, क्योंकि खून की कमी है, ठीक है, तो पेल येलो दिखेंगे। दूसरा है कि एक्टिव नहीं दिखेंगे, और मौसम अगर चेंज होगा तो हाथ पर बहुत दर्द करता है उसमें, ठीक है, ये है। और दूसरा है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर खान पान अच्छा नहीं है तो उसको हर 4 महीने 6 महीने उसको ब्लड चढ़ेगा, ठीक है। और संभवतः ये भी है अगर बहुत अच्छा नहीं, अगर घर की कंडीशन, तो बहुत लंबा जीवन नहीं जीते हैं लोग, ठीक है। मेरे जो थोड़ा दूर के रिलेशन वाले नाना परिवार में 1-2 जने का डेथ हो चुका है इसमें, ठीक है। एक आपके लगभग 18 साल के लड़के का डेथ हुआ है ना, ये चीज़। तो ये होता है रोगी, ठीक है। अब देखो इस रोगी का विवाह इसके सामान्य के साथ हुआ है, तो इसका बच्चा कैसे पैदा होगा, ऐसा वाला पैदा होगा ना भाई, एक जीन इसका है ना, और एक आपके युग्मक इसका, ये आप कैसे हुए, तो ये आपकी ये रोगी नहीं, ये क्या कहलाएंगे, वाहक कहलाएंगे ये, ठीक है। तो ये आपके वाहक हो गए। अब इसमें आपके लक्षण नहीं है, नहीं इसमें आपके लक्षण भी रहेंगे, उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर में वो जीन है। अब ये तब निकलेगा जब इन दोनों का विवाह होगा, किनका, एक वाहक और दूसरे वाहक का, ठीक है। तो इसका अगर विवाह होता है, ठीक है, मान के चलो, ठीक है, इधर आप ले लो उदाहरण के रूप में, ठीक है, ये भी वाहक है, ये भी वाहक है, तो संभवतः आपके पहले बच्चे आपके रोगी होने का पूरा चांस है भाई। ये दोनों आपके एक जीन्स इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ, उसके बाद आपके ये और ये मिलेगा। तो दूसरा उदाहरण के रूप में बता रहा हूं ना, अगर 4 बच्चे इसके पैदा होते तो कैसे होंगे, एक पूर्ण रूप से रोगी पैदा होगा, दूसरा आपके ये वाहक होंगे, ट्रेस जिसको बोलते हैं, तीसरा वाला फिर आपके इसका और इसका फिर वेरी करेगा, ये भी आपके क्या होंगे, ट्रेस होंगे, ठीक है, वाहक जिसको बोलेंगे, और एक जो चौथा बच्चे होंगे, कमिंग कमिंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है, और चौथा बच्चा क्या होंगे, ये सामान्य होंगे। मतलब हम ये नहीं पहचान सकते कि कौन सा बच्चा इसमें रोगी होगा, कौन सा वाहक होगा और कौन सा सामान्य होगा। इसी कारण आपके देखो 2011 की बात है, मैं 2011 में पैरामेडिकल किया हूँ, ठीक है। तो उस समय इसका पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा अलग से जांच हो रहा था, पूरा आपके ग्रामीण स्तर से पूरा सैंपल ले जा करके, क्योंकि शादी से पहले आपको जन्म कुंडली मिलाते तो आपको ना इलेक्ट्रोफोरेसिस करके इसका कुंडली मिलाने के लिए बोला गया था उस समय। अगर आप शादी कर रहे हैं तो अपने पार्टनर का पहले ये कुंडली मिलाइए कि वो भी वाहक तो नहीं है और आप भी वाहक तो नहीं है, क्योंकि आप लोग तो दोनों वाहक है, सामान्य जीवन जी रहे, अगर आपके बच्चे जो पैदा होंगे फिर वो क्या पैदा होंगे, रोगी होंगे, फिर आपको ही तकलीफ होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है, ठीक है, जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है कि कैसे ये बच्चा कैसे पैदा होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके इसको बोलते हैं आपके सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकलिन। तो एक रोगी होता है, एक सामान्य होता है, एक वाहक होता है, ठीक है, ऐसा है। हमारे मैडम है ना वाहक है, ठीक है। तो ये चीज है। तो वाहक वाहक के साथ शादी नहीं होना चाहिए, संभव है ना, संभावना है आपके एक बच्चे का वो होना है ना। रोगी के साथ होगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रोगी है तब भी तो दिक्कत है ना भाई, रोगी के साथ ही अगर आप कर रहे हैं देखिए विवाह, तो बच्चे उसको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो रोगी है वो आपके है ना, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी बताया हूं, अगर आपका खान पान बहुत अच्छा है, ठीक है, और सारी चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें तो आप लंबा जीवन जी सकते हैं, एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जी सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन वही है कि अगर एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी चीज में खान पान है, ठीक है, ये सब चीज वेरी करता है, अगर ये चीज नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। और क्या क्या रोग है बताइए, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो गए, और एक दो वर्णांधता सुने हैं, कलर ब्लाइंडनेस सुने हैं, ठीक है, वो रोग भी आपके क्या है, वो आपके अनुवांशिक रोग है वो, है ना। इसको मैं थोड़ा सा अपन अपन इसको थोड़ा साफ करते हैं। हाँ वो भी आएगा, है ना, हीनोफिल उसको बोलते हैं शाही रोग, क्योंकि पहली बार आपके ब्रिटेन के राजा के परिवार में देखा गया था, है ना, हाँ हाँ, रॉयल डिसीज, ठीक है। तो नाम लिख लीजिए, है ना, हो सकता है आपके आएगा। तो दूसरा रोग में क्या बताया हूँ,
कलर ब्लाइंडनेस, है ना, मतलब इसको बोलते हैं वर्णांधता, वर्णांधता, ठीक है। और आपके हैं हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। एक रोग होता है हीमोफीलिया जिसमें आपके रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपके हीमोफीलिया। चूंकि इस रोग को पहली बार आपके राजा परिवार में देखा गया था, इसलिए इसको बोलते हैं शाही रोग, ठीक है, रॉयल डिसीज को बोलते हैं। देखो सामान्य मनुष्य के अगर हाथ अगर कटेंगे, जैसे अगर कहीं पास आपको छीला विला का कुछ होगा, तो इसका टाइमिंग है आपके 1 मिनट से आपके 1.5 मिनट तक के, वहां पास आपके क्या है वो, है ना, खून का थक्का जम जाएगा वो, ठीक है। लेकिन इस रोग के जो व्यक्ति है उसका रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता है, ठीक है। रक्त थक्का जमने का एक कारण ही है, हमारे शरीर में एक एंटीजन पाया जाता है ना, एंटीकॉगुलेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रतिस्कंदक, क्या नाम है उसका, हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन। फाइब्रिनोजन तो वो तो बाद में बनता है ना, जब आपके चोट लगने के बाद, जब वो लास्ट में जब बनेगा वो, है ना, वो चोट लगने की एक प्रक्रिया है वो, ठीक। तो ये 3 कम से कम प्रमुख रोग आप याद रख लीजिएगा, है ना, सिकलिन है, वर्णांधता, हीमोफीलिया। अच्छा, वर्णांधता और हीमोफीलिया में एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें आपके महिला केवल वाहक होती है, वाहक होती, वाहक मतलब ये महिला कभी भी रोगी नहीं होगी, ठीक है, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने वाली होगी, ये कभी भी रोगी नहीं होगी। अच्छा, ये रोग में आप जानते हैं वर्णांतम क्या होता है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, रेड और जो ग्रीन है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो फर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसको दूर से हम दिखाएंगे लाल लाइट तो उसको दिख जाएगा, वो चेक होता है आपकी इसके आधार पर, है ना। आप लोग अगर कभी मेडिकल वगैरह कभी होगा आप लोग का, जब जाओगे यहाँ जिला अस्पताल, तो वहां ना ऐसा आपका एक पेज रहता है, मतलब बहुत सारा उसमें पेज रहेगा, ऐसा ऐसा इसमें ना, जो जितने कलर होते हैं 7 कलर, उस 7 कलर में ऐसे आपके ये, है ना, भरा रहेगा, और इसमें कुछ अंक लिखा रहेगा, जैसे मान के चलो आपका ऐसा 7 लिखा है, तो महिलाओं को तो दिख जाएंगे क्योंकि आप लोग तो वाहक है, और जो पुरुष आपके रोगी रहेंगे ये 7 नहीं दिखेगा उसको, समझ में आ रहा है? ये आपके क्या है, ये कलरफुल आपके ना वो चित्र बने रहेंगे, इसके अंदर में ना कोई सिंबल रहेगा, आपके कोई भी, जैसे 7 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके जगह आपके कोई दूसरा चीज भी लिखा हो सकता है, मान के चलो आपका इसमें है ना जेड लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, और ये आपके पूरा कलरफुल में लगा रहता है। लेकिन जिसको रोग नहीं है वो आसानी से देख के बता देगा, दूर से दिख जाता है वो कि इसमें जेड लिखा है करके। लेकिन जिसको रोग रहता है ये कलर ब्लाइंडनेस वाला, उसको ये दिखेगा ही नहीं कि इसमें जेड लिखा है। और ये प्रॉब्लम लड़कों में ही होता है, केवल लड़कियों में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो लड़कियां केवल, ये दोनों मामले में ना ध्यान रखेंगे, लड़कियां केवल वाहक होती है, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ठीक है। तो पुरुष केवल रोगी होते हैं, और ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ ये भी आपके रोग मेरा भाई को है, ठीक है, मेरा सगे भाई को 2 बार उसका आर्मी में इसी कारण हम लोग वो फाइल हुए हैं, जबलपुर गए थे उसका रीमेडिकल करे, और 2 बार, ठीक है। तो ये कोई विशेष रोग नहीं है, ये वाला कलर ब्लाइंडनेस वाला, ये हो ही जाता है ये, है ना। तो है ना, अनुवांशिक रोग है, ये ध्यान रखेंगे, 3 रोग आपके प्रमुख हैं। हीमोफीलिया भी आपके क्या है, रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट आपके और क्या हो सकते हैं इसमें, ठीक है, स्वभाव, है ना, प्रवृत्तियां, स्वभाव प्रवृत्तियां, है ना, मतलब एक प्रकार से आदत बोल सकते हो। कई बार आपके जैसे माँ बाप का आदत होता है ना, विचार होता है, वैसे आपके बच्चों में भी जाते हैं, इसको बोलते हैं आपके प्रवृत्तियां, वृत्तियां, है ना, ये गलत दिखा गया है, प्रवृत्तियां ऐसा लिखेंगे आप, प्रवृत्तियां, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, ये हमारे अनुवांशिक गुण को प्रभावित करने वाले ये सारे गुण हैं, ठीक है। आगे चले, ठीक है। चलिए अब आप कहते हैं वातावरण, है ना, इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर मिलते हैं, दूसरा नंबर आपके, पहला नंबर वो था, इसको दूसरा हेडिंग डाल देना, वातावरण, वातावरण, ठीक है। तो वातावरण क्या है, तो है ना, बाहरी परिस्थिति है जो आपके जन्म के पहले, जन्म के बाद आपके बालक को प्रभावित करती है ना। वातावरण एक बाहरी, है ना, बाह्य परिस्थिति है, परिस्थितियां, है ना,
होती है जो बालक के विकास, है ना, बालक के विकास को जन्म के पहले, ठीक है, एवं जन्म के बाद प्रभावित करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। जन्म पहले कैसे प्रभावित करेंगे बताइए मेरे को। माँ बाप जिस परिवेश में रहते हैं ना, उसके आधार पर उसका, है ना, बेबी आपके वो रहेंगे। जैसे अगर जिस समय बच्चा ले रहे थे, है ना, उस समय माँ बाप की कंडीशन क्या थी, वो किस परिस्थिति में थे, ठीक ठाक थे कि नहीं थे, है ना, दोनों के बीच में आपके कॉम्बिनेशन ठीक था नहीं था। वरना अगर लड़ाई झगड़ा वाले बच्चे होंगे तो बाद में उसमें दिक्कत होता है। ये रियल फैक्ट है ना, रिसर्च हुआ है। अगर दोनों के बीच में आपके तनाव था उस समय, अगर बच्चा को कंसीव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव जाएगा ना भाई बच्चे में, ठीक है। ये चीज होता है, आपके सिंड्रोमिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज, है ना, ये चीज होता है। तो इसको बोलते हैं आपके जन्म के पहले का, है ना। और दूसरा आपकी क्या है, ये आपके जन्म के बाद। तो जन्म के बाद आपके वातावरण आपके पूरा प्रभावित करेंगे आपके, ठीक है। देखते हैं आपके कौन कौन से वातावरण है जो आपके जन्म के बाद प्रभावित करेंगे। ये तो परिभाषा हो गया आपके, ठीक है। प्रभावित करने वाले आपके क्षेत्र, सबसे पहले आपके भाषा विकास, है ना। वातावरण से प्रभावित क्षेत्र, वातावरण से प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। यहाँ वातावरण का संबंध केवल ना प्राकृतिक नहीं है ना, ध्यान रखेंगे। हमारा जो आसपास के जो एटमॉस्फेयर है ना, हम जिस परिवेश में रहते हैं, परिवेश, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। तो वातावरण से प्रभावित क्षेत्र, तो क्या क्या आपके प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारा है भाषा का विकास, भाषा विकास। ये कैसे प्रभावित होगा, तो भाई हम जिस भाषा परिवेश में रहते हैं, कमिंग कमिंग, हाँ कमिंग कमिंग, बैठिए। बहुत दिन बाद आ रहे हो आप लोग, रिसीव नहीं करे थे कॉल वगैरह, मैसेज भी किया था आप लोग को। अच्छा, तो अभी कुछ जानकारी चाहिए क्या चीज़, क्योंकि ये लोग का क्लास है अभी सीधा ऑनलाइन, है ना। तो आप लोग वेट करेंगे थोड़ा, कर लीजिए, बैठो, है ना, बैठो फिर यहीं बैठो, बाहर मत जाओ, बैठो यहीं। भाषा विकास देखो कैसे होता है। तो आप बच्चा पैदा होने के बाद जिस परिवेश में रहता है वैसी ही भाषा सीखता है, वो सीखता है कि नहीं सीखता है, ठीक है। अगर माँ बाप के साथ रह रहा है, ठीक है, अच्छे परिवार में रहता है। दूसरा है कि अगर कन्वर्जेशन अच्छे से हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे जल्दी भाषा सीखेंगे बच्चे। बड़े जो परिवार होते हैं वहां बच्चे कम सीखते हैं। छोटे परिवार में आपके बच्चे जल्दी भाषा को विकसित करते हैं ना, मतलब जल्दी सीखते हैं। जैसे माँ बाप है और आप स्वयं बच्चे हैं तो हमेशा उसके साथ कन्वर्जेशन होगा। बड़ा परिवार है दादी दादा वाला, ठीक है, तो वहाँ आपके अपने विचार के साथ वो लोग घुल मिल जाते हैं और बच्चे उसको छोड़ देते हैं, वो खेलते कूदते रहेंगे, तो वो थोड़ा लेट से सीखते हैं बच्चे, ठीक है। हम लोग को ऐसा लगेगा कि बड़ा परिवार तो जल्दी सीखेंगे, ऐसा नहीं है, जस्ट उल्टा है ना। छोटा परिवार रहेगा तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, बड़ा परिवार है तो दिक्कत है उसको सीखने में, ठीक है। तो ये है, तो भाषा विकास ये प्रभावित होता है। दूसरा आप लिखेंगे आपके व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है ना। तो ये यहीं से आएगा, व्यक्तित्व कहाँ से प्रभावित होता है, समाज से। तो व्यक्ति जिस समाज में पैदा हुआ है उसी समाज के जैसा वो व्यक्तित्व या व्यवहार करेगा, ठीक है। समाज है और हमारा वातावरण, यह हमारा आपके शिक्षा है, ये हमारा व्यक्तित्व को अलग से प्रभावित करता है, और ये दोनों दोनों आपके वातावरण का हिस्सा है। नेक्स्ट आप लिखेंगे आपके व्यवहार, ठीक है। तो वातावरण आपके व्यवहार को भी प्रभावित करती है, कैसे करती है, ठीक है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र का अगर व्यक्ति हैं, ठीक है, तो थोड़ा आपके मेहनती रहेंगे, पता है आपको। पहाड़ी क्षेत्र वाले देखना आपके ऊपर चढ़ते हैं ना तो थोड़ा मेहनती रहते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र वाले जो है आपके, या फिर मैदानी इलाका, ठीक है, वो लोग आपके कम मेहनती होते हैं, ठीक है। तो आपके क्या, ये वातावरण आपके व्यवहार को भी प्रभावित करता है, ठीक है। या फिर दूसरा आप देखेंगे जैसे आपके जो ठंड प्रदेश वाले जो देश वाले है ना, वहाँ के जो व्यक्ति है वो थोड़ा से ज़्यादा व्यवहारिक रहते हैं और थोड़ा आपके हेल्पफुल नेचर के रहते हैं, ऐसा रिसर्च हुआ ना। जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका वाला देख लीजिए। जो गर्म प्रदेश वाले हैं थोड़ा तामस वाले, समझ में आ रहा है हम लोग का, छोटे छोटे बात में हम लोग, है ना, चढ़ बैठते हैं, उस टाइप से हमारा व्यवहार, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर ना वो हमको ऐसा बनाता है, ठीक है। दूसरा एक और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान के चलो अगर आप मुंबई जैसे सिटी में है जहाँ आपके थोड़ा कंजेस्टेड ज़्यादा है, तो वहाँ आपका व्यवहार थोड़ा अलग रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। आप अगर शांत प्रदेश से हैं जहाँ छोटा सिटी है वहाँ आपका व्यवहार
अलग रहेगा वो, ठीक है। साउथ में आप चले जाइए, साउथ वाले का जो आदत व्यवहार है, उत्तर भारत वाले का आदत व्यवहार, बहुत जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको, ठीक है। या वेस्टर्न वाले चले जाइए आप, असम मेघालय क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्र का, तो ये सारी चीज़ है। तो व्यवहार आपके प्रभावित होते हैं, ठीक है। सामाजिक विकास ये प्रभावित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। जिस समाज में है ना बच्चा जन्म लेता है, उस समाज में आपको उसका विकास प्रभावित होगा। नैतिक विकास भी लिख लीजिए इसमें। नैतिक के अंतर्गत क्या कहता है? नैतिक विकास में बताइए मेरे को क्या कहता है? नैतिक मतलब क्या? न्याय अन्याय, है ना, ये सारी चीज आपकी क्या है? नैतिक चीज है। तो बच्चा इसको सीखता है कि नहीं सीखता है? वातावरण से ही सीखेगा। जन्म लेने के बाद थोड़ी ना सीखेगा, वो अपने परिवार में, अपने माहौल में, अपने परिवेश में, अपने समाज में ही सीखता है वो, ठीक है। नेक्स्ट आइए आपके भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास, है ना, इसको संवेगात्मक विकास भी बोलते हैं, भावनात्मक को। तो ये भी सारी चीज आपके बच्चा वहीं सीखेगा, ठीक है, वातावरण से ही सीखता है। किसके साथ रूठना है, किसके साथ आपके अच्छा व्यवहार करना है, किसके साथ आपके घृणा काम करना है, ये सारे आपके भावनाएं हैं। किसके साथ प्रेम संबंध से रहना है, ये सारी चीज, ठीक है। उसके बाद आपके शिक्षा और कौशल, ये भी आपके प्रभावित करती है। शिक्षा एवं कौशल, ठीक है, ये भी आपके बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, शिक्षा एवं कौशल। तो यहां से तो मेरे को लगता है कि कम ही क्वेश्चन पूछेगा, और ये आप जान भी जाएंगे, है ना, कि क्या क्या प्रभावित करता है वातावरण को, ठीक है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट उसको देखते हैं, आपके वातावरण के आपके, है ना, प्रकार। आगे करें थोड़ा इसको। हाँ, लास्ट शिक्षा एवं कौशल है, ठीक है। वातावरण के प्रकार, तो जन्म के पहले, है ना, जो प्रभावित करने वाले प्रकार है, और जन्म के बाद वाला। तो वातावरण के प्रकार को दो भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं अपन, लिख लिया आप, है ना। हाँ हाँ, चलिए। तो जिस समय आपके बच्चे, है ना, गर्भावस्था में रहते हैं, उस समय क्या क्या प्रभावित करेंगे? तो सबसे पहले आपके गर्भकालीन वातावरण, गर्भकालीन वातावरण, ठीक है, गर्भकालीन वातावरण उधर दिख रहा है, हाँ, ठीक। पहला आपके देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले आपके माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। भाई माँ स्वस्थ तो बच्चे स्वस्थ, तो माता का स्वास्थ्य, है ना। अगर मम्मी अगर 9 महीना तक बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है, तो बच्चे भी स्वस्थ होने के पूरे संभावना है ना। अगर इन्हीं को अगर बीमारी है, ठीक है, तो समस्या है, बच्चे में भी प्रॉब्लम होगा वो चीज का। दूसरा आपके पोषण, माँ बाप, है ना, मतलब माँ को अगर अच्छा पोषण मिल रहा है, ठीक ठाक खाने को मिल रहा है, तो बच्चे भी उसका, ठीक है, प्रभाव मिलेगा, ठीक है। और अगर कुपोषित है, माँ ही अगर कुपोषित है, तो बच्चे भी कुपोषित होंगे ना। और भारत में मैं बताया हूं कि हर दूसरा महिला जो आपके प्रेग्नेंट है, हर दूसरा महिला आपकी कुपोषित है। ये भारत का नया रिपोर्ट है ना, आप जाएंगे तो। और बच्चे में तीसरा बच्चा कुपोषित है, हर तीसरा बच्चा, ठीक है। मतलब 100 में से 33% बच्चा क्या है भारत में? कुपोषित है ना। बहुत दयनीय स्थिति है। आप अपने आसपास के आप देख लीजिए, परिवेश वातावरण, है ना। मानसिक तनाव, मानसिक तनाव अभी बताया हूं मैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है, तो स्वाभाविक बात है उसका गुण बच्चे में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके नशीले पदार्थ, है ना, तो आप जान ही रहे हो नशीले पदार्थ का तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चे में, ठीक है। उसके व्यवहार को एक्टिव कर देता है। एक्टिव मतलब वही, है ना, तनाव पूर्ण कर देता है नशीले पदार्थ। जैसे अगर वो सिगरेट वगैरह ले रही है अगर प्रेगनेंसी के दौरान, इधर भारत वाले नहीं लेते हैं, या फिर हम लोग छोटे सिटी वाले नहीं लेते हैं, लेकिन आप जब मेट्रो सिटी में जाएंगे, है ना, मुंबई दिल्ली में, तो वहाँ आपकी आम बात है आपका, है ना, आपके एल्कोहल वगैरह पीना, शराब पीना, और आपका, है ना, बाकी सारी चीज़ आप जो जो आप जानते हो सब सोच लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी आपके क्या है, प्रभावित करेंगे। जन्म के बाद देखो, जन्मोत्परांत, है ना, जन्मोपरांत वातावरण, वातावरण, ठीक है। तो जन्म के बाद क्या क्या प्रभावित करेगा? सबसे पहले आपके परिवार, परिवार का परिवेश माहौल बहुत अच्छा है, तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, है ना, अच्छे अच्छे चीज सीखेंगे। विद्यालय, विद्यालय का माहौल कैसा है, ये बच्चे को प्रभावित करता है, ठीक है। हेल्पफुल नेचर वाले विद्यालय है, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, ठीक है।
टीचर का व्यवहार भी इसमें रहेगा ना, ध्यान रखेंगे। टीचर का व्यवहार बहुत अच्छा है तो बच्चे भी इसमें आपके क्या है, जल्दी इन्वॉल्व होते हैं और जल्दी सीखते हैं, ठीक है। टीचर अगर रूडली है, ठीक है, अगर मार पीट दिए हैं, स्टार्टिंग में अगर मार खा गया है तो एक ही बार में डर बैठ जाता है कि नहीं जाऊंगा स्कूल करके, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज, मित्र मंडल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मित्र समूह जिसको बोलते हैं, है ना। जिस प्रकार के मित्र रहेंगे वैसे उसका व्यवहार होगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे 3 साल के बाद गाली गलौज सीख जाते हैं, नहीं देखे हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्र वाले उसको बहुत सालों बाद उसको जानते हैं कि अच्छा इसको ये भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज है। तो मित्र मंडल, समाज, तो हम जिस समाज जाते हैं उसका प्रभाव बच्चों के, है ना, विकास में होता है, ठीक है। इसको हम पहले भी पढ़े हम लोग। ठीक है, कैसे होता है बताइए इसको, समाज व्यवहार कैसे बदलता है। अगर किसी समाज में महिलाओं के साथ हमेशा भेदभाव हो रहा है तो बच्चा अगर बड़े होते होते देख रहा है तो उसके मन में भी वही रहेगा, पता है आपको, महिलाओं के समान, है ना, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हाँ, और ये हमारे परिवार में दिख जाएगा। जैसे अगर माँ बाप, अगर जैसे लड़की और लड़का है, दो है, तो दोनों को अगर बराबर काम करवाए तो उसको मन में ये नहीं रहेगा कि हमको दोनों को ही बराबर काम करना, ऐसा रहेगा, बड़े बढ़ेंगे तो। और अगर केवल लड़की से ही काम करवा रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में ये बैठेगा कि सारा काम कौन करता है, लड़की ही करते हैं, ठीक है। और होता भी ये समाज की जड़ता है। आज़ादी के बाद ही तो हमको वो मिला ना आप लोग को पढ़ने लिखने का मौका, वरना तो देख ही रही स्थिति, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी भी देख लीजिए आप, समाज में पूरा जो जिम्मेदारी और कर्तव्य ना महिलाओं के ऊपर थोप दिए गए हैं और सारे अधिकार पुरुष रखे हैं। सुबह उठने से आपके ना बर्तन धोने, चाय बनाने से लेकर के रात तक, फिर बर्तन धो करके सोने तक के पूरे जिम्मेदारी किसकी है, महिलाओं के। चाहे आप बाहर काम करें चाहे कुछ भी करो, वो चीज आपको करना पड़ेगा। और पुरुष सुबह आराम से 8 बजे सो के उठेंगे, ठीक है, बिस्तर में ही उसको चाय चाहिए, नहीं चाहिए, और रात में भी आपके खाने पीने के बाद फिर सो जाएगा वो। आप इधर बर्तन महाड़ा धोते रहिए, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, सोएंगे, ठीक है। तो अभी भी आपके समाज में जो है ना, मैं खास करके भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, हम लोग अभी भी आपके सारे जो कर्तव्य और जिम्मेदारी महिलाओं के सर डाल दिए हैं, ठीक है, और सारे जो अधिकार है पुरुष अपने पास रखे हैं, ठीक है। ढेला भर के नॉलेज नहीं है, और ठीक है, ये भी बात है। उसके बाद आ जाइए आपके संस्कृति, तो ये हमारे भी, है ना, बच्चों के आपके परिवेश को बदलता है, इसको भी बताया हूं मैं, संस्कृति कैसे करते हैं। संस्कृति मतलब होता है हमारे रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा और हमारे तीज त्योहार, ये सारी चीज हमारे संस्कृति का हिस्सा है। तो हम जिस संस्कृति से आते हैं वही संस्कृति को बच्चा एडॉप्ट करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे एक मान के चलो ना, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, जैसे चीन की संस्कृति मान के चलो, वहां आपके सारे जीव जंतु को खाना कॉमन बात है, कोई नई बात नहीं ना उनके लिए। उनके बच्चे अगर देखेंगे तो कॉमन बात है, बचपन से देख रहे हो तो। हमारे एरिया में क्या होगा, अगर कोई ऐसी चीज को खाएंगे तो आपको थोड़ा अजीब से लगेगा। आप सुनेंगे सांप को खाते हैं, आपका दिमाग ठनक जाएगा, नहीं होगा कि सांप को कैसे खा लेते हैं भाई, ये क्या बात हुई। लेकिन ऐसी बात नहीं भाई, वो जिस समाज से आते हैं वहां की जो संस्कृति है वो उसका अडॉप्ट किए हैं, वो हम जिस समाज से आते हैं हम वहां का अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। एक कॉमन से बात बता रहा हूँ, इधर आपके पैरा फुटुक खाते हैं, हमारे एरिया में नहीं खाते हैं। मैं राजनाथ गांव से हूँ, बताइए, इधर पैरा फूड का वैल्यू बहुत ज्यादा है, नहीं है, 100-200 रुपये पाव चल रहा है, अभी उस दिन हमारी मैडम लाई थी, ठीक है। हमारे एरिया में हम फेंकते हैं उसको, अब बताइए, मतलब हमारे एरिया में होता है ना, उसको फेंक देते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के अलग से नेचुरल फूड मिलता है हम लोग को, जो मेड़ में उगता है, समझ आ रहा है, पतला पतला डंडी वाला, लंबा लंबा, ठीक है, वो वाला। तो हम लोग का आदत वो चीज का खाने की नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यही चीज है, इसको बोलते हैं आपके संस्कृति, ठीक है। पहनावा ओढ़ा भी देख लीजिए, जैसे हम लोग मुस्लिम धर्म को बोलते हैं कि बुर्का पहनते हैं, भाई उनका जो संस्कृति है आपके वहां से आया हुआ है, कहाँ से, खाड़ी प्रदेश से, जहाँ आपके धूल वगैरह ज्यादा थे, तो वहां उसका रिवाज था पहनने का, अब वो लोग यहाँ आकर के अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज है। साउथ में जाएंगे तो लुंगी पहनने वाले मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे, अन्ना लोग, ठीक है, हम लोग थोड़ा अलग पहने हैं। अच्छा, हमारा भी तो चेंज हुआ है ना भाई, हमारी अगर भारतीय संस्कृति देखें तो हम लोग भी स्टार्टिंग में क्या थे, लंगोटीधारी ही थे। धीरे धीरे हम लोग वेस्टर्न को अपनाए कि नहीं अपनाए, ये सारी चीज क्या है, हम लोग का पहनावा पूरा वेस्टर्न है ये। तो समय काल और परिस्थिति इसके साथ क्या होता है, ये चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें आपके मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया की भूमिका, ठीक है, बालक के विकास में। अभी देख रहे हैं जैन जी पूरा प्रोटेस्ट कर दिए, मीडियाबाजी हुआ कि नहीं हुआ। एक ठो शब्द था, ठीक है, कॉकरोच बोल दिया, किसने, सीजीआई ने, उसको लेकर के पकड़ गए और ऐसा तबाही मचाया कि देखो सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये पूरा किसका रोल था,
मीडिया का ही रोल है, ठीक है। अगर मीडिया आपको पॉजिटिव दिखा रहा है तो आप पॉजिटिव वे में चलेंगे, निगेटिव दिखा रहा है तो निगेटिव वे में चलेंगे, ठीक है। तो सारा मैनिपुलेट तो आजकल कौन कर रहा है? मीडिया कर रहा है, ठीक है। आप कौन से मीडिया को देखते हैं वो आपके ऊपर है, आपका व्यक्तिगत मामला है और ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके आर्थिक स्थिति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्थिति है ना, बच्चे के अगर घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है तो उसका व्यवहार भी थोड़ा वैसे रहेगा, ठीक है, थोड़ा दिखेगा भी कि ठीक ठाक है। और अगर आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर है तो बच्चे के व्यवहार में भी ये हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है आपके वातावरण के प्रकार। शायद अंदर का पूछेंगे तो आप जान जाएंगे इसको, ये चार को कम से कम याद रख लीजिए इसमें, है ना। ये चारों है आपके, माता के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक और नशीले पदार्थ है। ये चार को याद रखिए, इधर को छोड़ दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन में पूछेगा तो हम एक साइड के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ वैज्ञानिकों के विचार लिखा रहा हूं जो आपके, है ना, वातावरण और वंशानुगत को डिफाइन किए हैं अपने आधार पे। ऊपर करूं थोड़ा? चलिए सबसे पहले आप कहते हैं प्रमुख वैज्ञानिकों के विचार। प्रमुख वैज्ञानिकों के विचार, ठीक है। जो पूछा गया है पेपर में सीधा उसी करवा रहा हूं ना, जो पूछा जाता है। बालक को कोरी स्लेट कहा है, किसने कहा है? बालक कोरी स्लेट, स्लेट मतलब क्या? पट्टी ना, स्लेट, बालक कोरी स्लेट है ना। किसने कहा? ये कहा है आपके जॉन लॉक। जॉन लॉक, लॉन्ग है ऐसे लिखा हुआ है, देख लेना, है ना। इसने कहा ना, मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, देखो बच्चा अगर जब पैदा होगा हम जैसे ढालना चाहेंगे वैसा ढलता है वो, वैसे ही ढलेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो अपने से आपके व्यवहार करेगा, वो समाज के आधार पर ही सीखता है सारी चीज को। अभी देखें हम लोग, ये सारी चीज क्या है? यही तो हमारा पूरा सीखने का भाव है ना भाई। तो हम जैसे उसको ढालेंगे वैसे ही ढलते जाएंगे वो, ठीक है। अगर आप यहाँ बच्चा पैदा करके अगर इंग्लैंड भेज देंगे तो इंग्लैंड के समाज के जैसा वो व्यवहार करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं विकास किसका संयुक्त परिमाण परिणाम है ये, ठीक है। विकास, ठीक है, संयुक्त परिणाम है। तो दोनों का है, अभी जो पढ़े हम लोग, वातावरण प्लस वंशानुक्रम, है ना, वंशानुक्रम दोनों का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप कहते हैं, ठीक है, इसमें आपके जो पूछा जाता है वंशानुक्रम का समर्थक, है ना, मनोवैज्ञानिक है। कौन है बताइए जिसने इसका समर्थन किया है? उसका नाम है आपके फ्रांसिस गाल्टन। नाम सुने हैं? गाल्टन, हाँ तो लिख लीजिए फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। ये वंशानुक्रम का समर्थक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। मतलब इनका मानना है कि बच्चे के विकास में आपके ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसका मानना है, ठीक है। वंशानुक्रम विकास की संभावनाएं पैदा करता है जबकि वातावरण संभावनाओं को विकसित एवं बाधित कर सकता है। इसको लिख लो, वंशानुक्रम हेरिडिटी विकास की संभावनाएं पैदा करती है
संभावनाएं पैदा करती है ना, जबकि जबकि वातावरण वातावरण उन संभावनाओं को विकसित या बाधित कर सकता है, विकसित या बाधित करती है, बाधित करती है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? ये जो शब्दावली है इसका मतलब ये है कि देखो, जो भी बच्चे आपके पैदा होते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ आपके नए गुण के साथ पैदा होता है प्रकृति में, है ना। एकदम सेम हूबहू तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ गुण आपको क्या मिलेगा, नया मिलेगा, और उसका शकल सूरत भी नया रहता है। 10 मिलियन के आसपास हो चुके हैं हम लोग विश्व में लगभग, है ना। मतलब कितने, 10 अरब, है ना, 10 अरब की जनसंख्या हो चुकी है विश्व में, लेकिन किसी के भी चेहरा सेम सेम नहीं मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ मात्रा में क्या रहेगा, भले 5% हो लेकिन बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो यही आपके क्या है, जो है ना, वंशानुगत है, ये आपके क्या है, विकास की संभावनाएं पैदा करते हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ नया गुण पैदा करेगा। लेकिन वातावरण क्या है, इन संभावनाओं को ये बढ़ा भी सकता है, मतलब विकसित भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। कैसे? ये वाला हम देख लीजिए, अगर ये चीज मिल रहा है माँ बाप का, है ना, अगर माता का स्वास्थ्य बढ़िया है तो अच्छा बच्चा पैदा होगा, पोषण ठीक है, मानसिक तनाव ठीक है, नशीले पदार्थ अगर नहीं ले रहे हैं, तो इस बच्चे में आपका अलग गुण दिखेंगे। लेकिन अगर ये सारे चीज अगर प्रॉब्लम वाले हैं, माँ, है ना, माँ का गुण अगर क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य खराब है, पोषण ठीक से नहीं मिल रहा है, मानसिक तनाव में है, ठीक है, नशीले पदार्थ अगर ले रही है, तो बच्चे आपके जो पैदा होंगे क्या हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा, विकास अवरुद्ध होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि उसका बच्चे आपके प्रीमेच्योर हो जाए, 7 महीने में भी हो सकता है, होता है कि नहीं होता है, ये सारे आपके कंडीशन है, ये कारण है। तो ये थे आपके वंशानुक्रमण या वातावरण को प्रभावित करने वाला आपके कारक। ठीक है, अब आप कहते हैं प्रमुख जो वैज्ञानिक है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा आपके बाल विकास में क्या क्या योगदान दिए हैं। तो आज एक आध का कर लेते हैं हम लोग, 12 बज गए 10 मिनट और ले लेते हैं उसको, जीन पियाजे का, है ना, ये इंपॉर्टेंट है ऐसा, क्योंकि क्लास को थोड़ा अब लंबा चलाना ही पड़ेगा, है ना। आप लोग का वैकेंसी आ ही गया है तो अपन कोशिश करेंगे। लिख लेते हैं आप लोग आगे के, हाँ, नीचे करो, हो गया। चलिए, अब आप कहते हैं जीन पियाजे का, है ना, बाल विकास संबंधित आपके कॉन्सेप्ट, यहां पर लिखिए आपके बाल विकास में, है ना, जीन, वो वाला जीन रहता है ना, इंग्लिश में तो ज्या लिखा रहता है ना, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सबसे ज्यादा आपके, है ना, रिसर्च इसी में किए हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, का सिद्धांत, तो उसको ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है ना, इसका जनक भी बोलते हैं हम इसको, जनक या दाता लिख लेना ना, दाता, ठीक है, किसका, संज्ञानात्मक विकास के जन्मदाता। ठीक है, बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास के, संज्ञानात्मक मतलब मानसिक ना, वो तो संवेगात्मक है, वो भावनात्मक संवेगात्मक है ये, ठीक है, कॉग्निटिव उसको बोलते हैं, ठीक है, मानसिक संज्ञानात्मक विकास, मानसिक, है ना, कैसा बच्चा सोचता है, कैसे समझता है, कैसे सीखता है, इसके बारे में, कैसे तर्क करता है, कैसे प्रश्नों के उत्तर देगा, ठीक है, कैसे निर्णय करता है, इनके बारे में है ये। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इन्होंने आपके बताए हैं। ठीक है, तो कुछ चीज पहले इनके बारे में देखते हैं ना, ये व्यक्ति कहाँ के हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ, ये व्यक्ति आपके हैं स्विट्जरलैंड के, है ना, हाँ, स्विट्जरलैंड से है, पूछेगा तो कम से कम ये याद होना चाहिए, ये लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, इनके बारे में बोल ही दिया हूं मैं, संज्ञानात्मक विकास के ऊपर इन्होंने सिद्धांत दिए। ठीक है, तो संज्ञानात्मक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सोचने, समझने, ठीक है, तर्क करने, रीजनिंग जिसको बोलते हैं, रीजनिंग एनालिटिक, ठीक है,
सोचने समझने तर्क करने, बस इतना ही है लिखा है इसमें, 3 ही है। ठीक है, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे तर्क करते हैं, इनके बारे में इन्होंने आपके ये दिया है। जो इंपॉर्टेंट उसको हम ज्यादा करेंगे ना, इसका भी सिद्धांत देखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, इसमें तो आप लोग पढ़े हैं है ना, संज्ञानात्मक के अंतर्गत यही 3 चीज आते हैं, सोचना समझना और तर्क करना, है ना। अब इसके आधार पर हम देखो निर्णय भी करेंगे, प्रश्नों को सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, सुलझाते भी हैं। तो इसमें आप कहेंगे पहले इसकी विशेषता लिख देते हैं ना, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आपके क्या क्या विशेषता दिए हैं बालक के विकास में। तो पहले जो विशेषता देखे तो वही सेम है। ठीक है, कि विकास हमेशा कैसा होता है, चरणबद्ध और, है ना, क्रमबद्ध होता है। तो विकास क्रमबद्ध एवं चरणबद्ध होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये है कि पहले एक सेल बनेंगे, बच्चा जब गर्भ हम जाते तो कहाँ से, एक सेल, फिर 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर जाइगोट, ठीक है, मारूला, गेस्टुला, ब्लास्टुला, फिर सिर बनेंगे, सिर के बाद आपके अंदर में हार्ट बनेंगे, फिर उसके बाद आपके फिर हाथ पैर बनेंगे। तो ये क्या है, क्रम से हो रहा है ना भाई। ठीक है, और चरणबद्ध मतलब आपके पैदा होने के बाद भी आप देखेंगे तो सबसे पहले बच्चा आपके लेटे हुए मिलेंगे, पैदा होने के बाद 3-4 महीने तक लेटे रहेंगे, 4 महीने के बाद वो थोड़ा थोड़ा बैठना स्टार्ट करेंगे 5-6 महीने में, उसके बाद आपके फिर वो थोड़ा खड़े होना स्टार्ट करेंगे, फिर रेंगना, फिर दौड़ना, ऐसा होगा ना। तो ये भी क्या है, एक क्रमबद्ध चरण है इसका। ठीक, नेक्स्ट आपके है इसमें प्रत्येक चरण की अपनी विशेषता होती है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक चरण की अपनी विशेषता होती है, विशेषता होती है। ठीक है, और ये अलग अलग बालकों में अलग अलग होता है। अभी बताया हूं ना कि कोई बच्चे आपके 9 महीने में आपके ही पैदा होंगे, कोई महीने 9 महीने 10 दिन, कोई बच्चे 9 महीने 20 दिन, कोई महीने कोई बच्चे आपके 4 महीने में बैठना चालू कर देते हैं, कोई महीने 6 महीने में बैठना स्टार्ट करते हैं, किसी का दांत 6 महीने में आएगा, किसी का 9 महीने में आएगा, होता है ना। तो थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा, थोड़ा थोड़ा, ये अपनी स्वयं की क्या है, ये विशेषता है ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें आपके बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होता है, ये भी हम पहले भी पढ़े हैं, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। किस वैज्ञानिक का मानना है कि बच्चा एक्टिव सक्रिय शिक्षार्थी होता है, मतलब हर चीज को सीखने के लिए आपके आतुर होते हैं, ये इनका मानना है, सक्रिय शिक्षार्थी होता है। ठीक है, एक्टिव लर्नर। तो ये जीन पियाजे का मानना है कि सभी बच्चे आपके जन्म से ही क्या होते हैं, सक्रिय लर्नर होते हैं, मतलब वो हर चीज को सीखना चाहता है, देखे नहीं है बच्चे को। ठीक है, मतलब जब तक कि उसका संपूर्ण ज्ञान ना हो जाए, चेतना का विकास नहीं हो जाए, तब चीज को वो छू करके पकड़ करके हर चीज को देखना चाहते हैं। ठीक है, नहीं बोलने से नहीं मानेंगे, और आपका बात मानेंगे क्या, नहीं, वो वही क्यों करेंगे, और नहीं बोलोगे तो और करेंगे वो, ये आपके होते हैं। तो एक्टिव लर्नर होते हैं ना। दूसरा ये है कि, है ना, बच्चा केवल जानकारी ग्रहण नहीं करता है बल्कि स्वयं के ज्ञान का निर्माण करता है, मतलब स्वयं के ज्ञान से सीखता है। तो यहां लिखेंगे बच्चा जानकारी ग्रहण करने के बजाय स्वयं से सीखता है। ठीक है, वही मैं बताया हूं, जानकारी ग्रहण करने मतलब आप बोल रहे हैं उसको नहीं मानेंगे जब तक वो छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ठीक है, समझेंगे नहीं, तब तक उसका मन नहीं होगा, है ना। आपके बोलने से ना मान लेंगे। ठीक है, जैसे गर्म पानी है, छोटे बच्चे आप देखें चाय वगैरह गर्म देंगे तो गर्म है, उसको थोड़ी ना पता भी कि गर्म मतलब क्या है, वो जब छुएंगे तभी पता चलता है उनको। ठीक है, तो इसी कारण 1-2 बार जलना भी जरूरी है बच्चे को, तब उनको आभास रहता है जीवन पर्यंत कि हाँ गर्म का मतलब ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज है। तो यही है कि आप जो बोलेंगे उसको नहीं मानेंगे, वो स्वयं के क्या करते हैं, स्वयं से आपके जानना चाहते हैं। ठीक है, ये प्रमुख था इसमें। अब आप कहते हैं इसकी अवधारणा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इन्होंने आपके 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है, जीन पियाजे की, ऊपर करूं थोड़ा, ये ना अपन, ये वाला जीन है भाई, जीन पियाजे की, ठीक है, प्रमुख अवधारणा। ठीक है, तो इनके जो कॉन्सेप्ट है वो 4 आपके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है,
4 अवधारणा है। कोई आए थे क्या? लड़का था क्या? ऊपर वाला होगा फिर। सबसे पहला आपकी अवधारणा है स्कीमा। पढ़े हैं, जानते हैं आप लोग स्कीमा, ठीक है। हिंदी में लिखूं इंग्लिश में भी लिखूं? स्कीमा तो खैर हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही रहेगा ना। स्कीमा आप लिख लो, ठीक। इसका मतलब होता है कि ज्ञान की मानसिक संरचना या रूपरेखा तैयार करना। ज्ञान की मानसिक संरचना, है ना, और रूपरेखा। ज्ञान की मानसिक संरचना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। संरचना और रूपरेखा तैयार करना। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है कि किसी भी वस्तु का ये अपने दिमाग में, ठीक है, उसकी संरचना और उसका रूपरेखा को बैठाता है, ठीक है। मतलब वो आकार में कैसा है, ठीक है, कैसे दिखता है, ये सारी चीज बस इतना ही जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसका उदाहरण से हम लोग समझेंगे, है ना। जैसे मान के चलो आपके इसमें एक्चुअल में तो एज नहीं दिखा है मेरे को तो, है ना। आप लोग को है क्या इसमें एज? एज तो नहीं पढ़ा है ना, मैं भी बुक में देखा हूँ, एज नहीं दिखा है ना। मतलब ये ना बच्चे की मानसिक क्षमता के ऊपर है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो हो सकता है वो 6 महीने में जान जाए कि, है ना, बाल मतलब क्या है, ठीक है। बॉल मतलब क्या है, गेंद जैसे अगर उसको पकड़ा करके दिखा रहे हैं तो जान जाएगा कि गेंद ये चीज है, ऐसे करके। कोई बच्चे हो सकता है आपके 9 महीने में सीखे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि शायद साल 1.5 साल में हो जाना चाहिए ये वाले कंडीशन में, इसमें क्योंकि एज नहीं लिखा है। आप लोग को अगर लिखा होगा तो आप, नहीं लिखा है ना, हाँ तो नहीं लिखा है ना, आपके पास है ना, हाँ। तो नहीं है तो नहीं ही होगा, ठीक है। दूसरा आपके देखो, ये केवल आप है आत्मीकरण। अब देखते हैं ना दूसरा नंबर, जिसको बोलते हैं आपके एस्सिमलेशन। एस्सिमिलेशन, है ना। इसका मतलब जो है आपके नई जानकारी को पुराने जानकारी के साथ जोड़ना। नई जानकारी को पुराने, या पुरानी लिखेंगे, पुरानी जानकारी के साथ जोड़ना, ये आपके सीखते हैं। इसको बोलते हैं आपके एस्सिमिलेशन, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो पहला वाले में बच्चे ने आपके बाल देखा था, उसको पता है कि आपके बाल कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। अब इस बाल के आधार पर अगर आप उसको टमाटर दे दो, तो स्टार्टिंग में आपके क्या समझेगा उसको, क्योंकि वो बाल देखा था, टमाटर नहीं देखा था, तो उसके दिमाग में वो बॉल ही है वो, ठीक है। वो कोई नया चीज है तो ये देखो, पुराने उसके पास जानकारी था कि गोल होता है आपके बॉल, है ना, लेकिन आप टमाटर दे दिए उसी रंग का, उस प्रकार से उसके दिमाग में वही बैठा है कि ये भी आपके क्या है, बॉल है। या इसका जस्ट उल्टा कर लीजिए, पहले उसको आप टमाटर दिए थे, अब उसको आप बॉल देंगे तब भी वो टमाटर ही समझे उसको। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं देखो, नई जानकारी को पुराने के साथ क्या कर रहा है, वो मैच कर रहा है कि हाँ ये भी वैसे ही चीज है कुछ, ठीक है। ये तीसरा आप क्या जाइए, थोड़ा ऊपर चलते हैं, हाँ समायोजन, ठीक है। समायोजन बोलते हैं या संयोजन बोलते हैं इसको ना, संयोजन मतलब जोड़ना, ठीक है। एकोमोडेशन, समायोजन है ना, इसका सामान्य अर्थ भी संयोजन ही होता है ना, समायोजन। एक्को, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, है ना। ये है नई जानकारी के अनुसार पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। अब इस समय थोड़ा और उसका विकसित हो चुका है चेतना, ठीक है। अब उनको पता है कि नहीं, बाल के और जो टमाटर उसके गुण दोनों अलग अलग है। बॉल आपके हार्ड था, टमाटर अब क्या है, नरम है, ठीक है। मतलब वो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे ना भाई, ठीक है। कि अब क्या है देखो, पुराने जो जानकारी को इसमें मिलाया था, अब यहां से क्या करेगा, दोनों में आपके डिफरेंट करना स्टार्ट करेगा, वो डिफरेंट करना सीखेगा वो, ठीक है। इसका एक और उदाहरण दिया जाता है, जैसे मान के चलो आपके स्टार्टिंग में उसने आपके 4 पैर वाला एक जानवर देखा, कुत्ता था ये, मान के चलो केवल कुत्ता ही देखा था ना। फिर आपके इस स्टेज में उसने आपके गाय को देख लिया, वो भी 4 ही पैर वाला है, तो दिमाग में ये सोचा कि ये भी कुत्ता है, मतलब ये भी कुत्ता ही होगा। अभी उनको थोड़ी ना पता है कि कुत्ता और गाय कैसा है, लेकिन अब उसको थोड़ा चेतना का विकास हो, इस उम्र में आया तब उनको पता चल गया कि नहीं,
इनका लक्षण अलग है, ये छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इसके आवाज वगैरह थोड़ा अलग होता है, इसको हम रख नहीं सकते घर में, या फिर कुछ कुछ को रख सकते हैं, पालते भी हैं, है ना। लेकिन ये आपके कॉमन है, इसका रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, रंग रूप अलग होता है, सब चीज को। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो समायोजन करेगा, मतलब दोनों में विभेद करना सीख जाएगा वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके समायोजन। इसको लिख लीजिए, नई जानकारी के अनुसार पुराने में परिवर्तन करना। नई जानकारी, है ना, के अनुसार पुराने में परिवर्तन करना, ठीक है। मतलब वो यहां से अब आपकी क्या है, नई जानकारी जो मिला था, ठीक है, बाल और टमाटर, अब उसको विभेद करना आप समझ गए है वो, ठीक है। अब इसमें भी है कि टमाटर खाने की चीज है, वो जानता है, बाल खाने की चीज नहीं है, ठीक है। वो कम से कम आप दिमाग में वो समायोजन करना सीख गया है, ठीक है। फिर आप क्या आएंगे, हाँ, ये वाला आप देखेंगे तो ज्यादातर आपके 1.5 साल के बच्चे में वो समझ जाता है, वो क्या चीज खाने की चीज है और क्या चीज नहीं है, लगभग लगभग 1.5 साल में वो समझ जाता है, 1.5 से 2 साल में। फिर आप आ जाइए आपके चौथा नंबर, इसको बोलते हैं संतुलन, इक्विलिब्रेशन, संतुलन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। संतुलन मतलब अब वो पूरा आपकी विभेद करना सीख गया है वो, ठीक है। गाय अलग चीज है, भेड़ अलग चीज है, गाय अलग चीज है, ठीक है। और अन्य जो जानवर है वो भी सब आपके अलग अलग, सबका कैटेगरी है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके संतुलन। इसको है ना, हिंदी में ये आत्मीकरण था, ठीक है। तो आत्मीकरण और समायोजन के बीच संतुलित स्थापित करना, आत्मीकरण एवं समायोजन के बीच संतुलित स्थापित करना, ठीक है। वो अब सीख चुका है ये। तो इसका आप उदाहरण में कोई भी चीज ले सकते हैं ना, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। उदाहरण में आप चाहे आप गाय और कुत्ता का ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर आपके बाल और सेब का ले लेना, या टमाटर का ले लेना, ठीक है। इससे क्या है, एक दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ, इसके आधार पे हम नहीं समझ सकते हैं ना। तो ये 4 ही है, इसको पूछा जाता है कि कितने अवधारणा दिए हैं, तो 4 अवधारणा है, चारों का नाम, स्कीमा, आत्मीकरण, समायोजन और संतुलन, ठीक है। स्कीमा मतलब है कि बच्चे पहले बार आपके क्या है, देखो उसके ढांचा, संरचना और उसके रूपरेखा को अपने दिमाग में तैयार करता है कि बाल होता कैसे है, पहले बार वो देख करके छू करके फील करता है ना भाई, कि हाँ ये बाल है आपके, ठीक है। इस प्रकार से, या कोई भी चीज हो, जैसे पहली बार अगर वो जैसे आपके चिड़िया देख रहा है, ठीक है, तो उसको पता है कि चिड़िया दिखता कैसे है। अब उसके बाद है ना, ये आपके था, मान के चलो छोटा चिड़िया कोई दूसरा, अब आ गया अगर कौवा, तो अब वो विभेद नहीं कर पाएगा, दोनों का मतलब एक ही समझेगा वो। फिर बाद में उनको इस वाले उम्र में पता चलेगा ना, इस वाले स्टेज में, कि हाँ ये चिड़िया अलग था, कोयल अलग है, कौवा अलग है, कबूतर अलग है। वो इसके पहले वो तीनों को इसमें वाले में सेम ही मानता था वो, ठीक है। और यहाँ उसके आधार पर आपके वो दोनों को समान मानता था, ठीक है। यहाँ उसका केवल ढांचा था। देखो बच्चा पैदा होने के बाद आपके पक्षी क्या, वो जानता है क्या, नहीं जानता है। पक्षी क्या चीज है उसको जानने का जो वो है स्टेज ये है, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारे पक्षी होते हैं और सभी पक्षी को एक जैसा मानना, वो स्टेज ये है। ये पक्षी के बारे में नहीं जानता था, इसमें केवल जाना है, इसमें आपके सभी पक्षी को एक मानता है। अब यहां उसका दिमाग खुल गया है, सभी पक्षी एक नहीं है, सब अलग अलग है, और यहां उसको क्या है, ठीक है, अब स्पष्ट है वो, ठीक है, कि सब पक्षी क्या है, अपने आप में आपके बिल्कुल अलग है। ये दोनों के बीच में आपके संतुलित कर दिए कि कौन से पक्षी क्या है, ठीक है। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आपके सब। जल में रहने वाले कोई पक्षी है कि नहीं है, कौन सा है? हाँ हाँ, वो परमानेंट नहीं रहता लेकिन, है ना। परमानेंट वाला पक्षी वो है जिसको आप लोग वो बनाते हैं ना, अरे वो एक्सप्लोजिव जो सामान को फेंकते क्या बोलते हैं उसको? अरे नहीं भाई, जो उधर रहते हैं आपके ध्रुवीय प्रदेशों में, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा सा रहता है ना भाई, वो उड़ नहीं सकता, ऐसे ऐसे करके चलता है, पेंगुइन, वो आपके पक्षी में आता है वो, ठीक है। वो जलीय पक्षी, वो क्योंकि प्रॉपर क्या किस में रहता है, पानी में। और आप जो बोल रहे हो ना, वो पानी में नहीं रहता है, वो तो थोड़ा देर के लिए रहता है, वो मछली उछली खाने के लिए बस, ठीक है। हाँ, बतख जैसे, बतख भी हमेशा पानी में नहीं रहते हैं। तो ये इनके क्या है, ये आपके प्रमुख अवधारणा है, चार अवधारणा, ठीक है। इसके विकास के चरण को कल देखेंगे फिर, कि अभी पढ़ा दें। ऐसे भी आज ना इंग्लिश वाला सर आज भी नहीं आएंगे, ठीक है, आज उनका कहीं वो है,
तो अपन इसको करेंगे और साथ में, हाँ इसको कर लेते हैं ना, क्योंकि ये कंप्लीट रहेगा पियाजे वाला। ठीक है। हम्म। विकास के चरण है ना, लिख लीजिए यहाँ पास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो इन्होंने 4 चरण में समझाया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का चरण, विकास का चरण। ठीक है। सबसे पहले आपके हैं संवेदी गामक, सेंसरी मोटर, संवेदी गामक। हाँ 0 से 2 वर्ष है ना, सेंसरी मोटर इसको बोलते हैं, 0 से 2 वर्ष, इसमें उम्र दिया हुआ ना। विशेषता क्या है, मतलब कैसे पहचानता है इस उम्र में, विशेषताएं। हाँ ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे इंद्रियों एवं क्रियाओं से सीखना, इंद्रियों एवं क्रियाओं से सीखना। तो किसी भी मनुष्य के आपके 5 ही इंद्रिय होते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं क्या, 6 सेंस किसी किसी का काम करता है ना। ठीक है, वो 6 सेंस है वो, लेकिन एक प्रकार से वो है एज्यूम वाला बात है कि ऐसा हो सकता है ना। लेकिन 5 ही इंद्रिय है ना, तो उस इंद्रियों के माध्यम से अगर हम किसी भी चीज के बारे में सीखते हैं तो उसी को बोलते हैं आपके। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ भाई, जिसको आप केवल एज्यूम कर सकते हैं, जैसे अभी आप एज्यूम कर सकते हैं, अभी अगर हो सकते हैं घर से आप सोच के आएंगे कि आज ना इंग्लिश वाले सर आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं पता, है ना। हाँ मतलब आप सोच के आए थे और वो सही हो गया, तो इसको बोलते हैं सिक्स सेंस, है ना। हाँ केवल एक आभास है ना, मतलब ये प्रिडिक्ट वाला रहता है, जरूरी नहीं है ना। बाबा बागेश्वर के जानते हो पर्ची निकालने वाले, वो पूरा सिक्स सेंस के आधार पे काम करता है ना। वही है आपका सिक्स सेंस, वो सबका काम नहीं करता है और। ठीक है, तो ये आपके 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं संवेदी गामक, है ना, जिसको हम लोग आपके, अब 5 क्या क्या है, नाक कान मुंह है ना, त्वचा, आंख। अच्छा आंख तो बोले ना, नाक, नाक कान मुंह त्वचा, और आपके क्या है, और क्या बताइए, 5 इंद्रिय, 5 कहाँ, 1 2 3 और त्वचा 4 हुआ। हाँ जीभ, एक जीभ। ठीक है, स्वाद से 5 हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसके माध्यम से अगर आप जान रहे हैं ना किसी भी वस्तु के बारे में, उसको बोलते हैं आपके संवेदी गामक। ठीक है, दूसरा आपके क्या है, इसमें आपके वस्तु कैसा होता है, तो स्थायित्व, स्थाचित्व इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस इसको बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लेना, वस्तु स्थाचित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। परमानेंट नहीं है ना, ध्यान रखें, परमानेंस है ये। ठीक है, वस्तु स्थायित्व, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वस्तु को अगर बालक देखता है तो कुछ समय तक उसके दिमाग में वो वस्तु रहता है। ठीक है, कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी ये उम्र क्या है, 0 से 2 वर्ष है। ठीक है, स्थाचित्व। ठीक है, वस्तु स्थाचित्व मतलब ये होता है कि वस्तु जिसको वो देखा, जैसे आपके बाल देखें, ठीक है, तो उनके दिमाग में कुछ समय के लिए रहेगा। ठीक है, स्थायी। ठीक है, और जैसे आपके देखो, अगर आपके बच्चे अगर बाल को खेल रहे, अगर आप इसको हटाकर किधर करेंगे तो क्या करेंगे, रोना स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि उनको दिमाग में है कि कुछ चीज था मेरे पास जो अब नहीं है, और उसको अगर फिर से कर देंगे तो फिर से खुश हो जाएंगे, वो अच्छा लगेगा। तो इसको बोलते हैं कि कुछ समय के लिए ना उसके दिमाग में क्या है चीज, अब इसका चित्र बन रहा है। ठीक है, स्थायी आकार, ये होते हैं ना। दूसरा आपके कि इसमें आपके उदाहरण से देख लीजिए, इसमें इसका उदाहरण लिखा देता हूं मैं, क्या क्या इसका उदाहरण, तो उसके उदाहरण में आपको मिलेगा कि बच्चा खिलौना देखकर खोजता है। ठीक है, बच्चा खिलौना देखकर खोजता है। ठीक है,
एक मिनट, है ना। हेलो, हाँ जी, ये हाँ एकेडमी हो, आप आइए थोड़ा, है ना, 10 मिनट में थोड़ा क्लास में, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो बच्चा खिलौना देखकर खोजता है, ठीक है, क्यों खोजता है बताइए? क्योंकि उसको खिलौना के बारे में अब उसको क्या हो चुका है, जानकारी हो चुका है, जिससे वो खेल रहा था, है ना, माइंड में उसका आपके स्थायी आकार, है ना, बन चुका है। ठीक है, तो अगर आप उसको छुपाएंगे तो वो रोएंगे अब बच्चा। दूसरा ये है कि इसका उदाहरण आपके हैं, ठीक है, ज्यादातर जो चीजों को आपके मुंह के माध्यम से पहचानता है, चीजों को, है ना, मुंह द्वारा पहचानता है। पहचानता है, मुंह द्वारा कैसे पहचानेगा? तो मुंह में ले जा करके कि खाने का चीज है कि नहीं है। ठीक है, इस उम्र में और क्या करेगा बच्चे, 0 से 2 वर्ष में, ठीक है, तो इसके द्वारा भी पहचानता है कि क्या चीज खाने का है और नहीं है। ठीक है, तो इसका आपके उदाहरण में थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना, उदाहरण से, और इसको इंग्लिश में लिख लो। तो इसको क्या बोलते हैं आपके, सेंसरी मोटर, सेंसोरी मोटर, ये ओ है ना, ध्यान रखेंगे। नहीं, सेंसोरी नहीं, ठीक है, ये आई है। ठीक है, मेरे पास जो है उस आधार पर लिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे चले थोड़ा ऊपर। नेक्स्ट आप आ जाइए आपके सेकंड नंबर। इसमें बोलते हैं आपके पूर्व संक्रियात्मक, है ना, चरण या स्टेज। 4 स्टेज पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, इसको बोलते हैं आपके पूर्व संक्रियात्मक चरण, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं आपके प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलते हैं ना। उम्र आप देखेंगे तो 2 से 7 वर्ष है। ठीक है, इसमें आपके होता है क्या क्या, तो प्रतीकात्मक चिंतन, कात्मक चिंतन, ये इसकी विशेषता है ना, ध्यान रखेंगे। हम लोग यहाँ लिखे ना विशेषता के बारे में, ये वाला, तो यहाँ भी आपकी ये विशेषता है, या इसको विशेषता कर लो पहले। ठीक है ना, पता है ना आपको, ये विशेषता है। इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, प्रतीकात्मक चिंतन करते हैं। दूसरा आपके अहम केंद्रिता है, ईगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रिता, है ना, इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, सेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म इसको बोलते हैं ना। और तीसरा आपके हैं संरक्षण की समझ का अभाव होता है। संरक्षण मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, मापन लिख लेना इसको, का अभाव, का अभाव होता है। ठीक है, तो अब इसका समझते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं कि कैसे, ये तो आपके सिद्धांत में बताया गया है, विशेषता में। ठीक है, तो सामान्य भाषा में कैसे समझेंगे, तो पूर्व संक्रियात्मक चरण मतलब होता है कि बच्चा अब आपके 2 से 7 साल में चला गया है। अब जान जाइए कि इस उम्र में बच्चे कैसे सीखते हैं, प्रतीक के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जल्दी जल्दी सीखते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे कि 2 और 2 4 जोड़ना सीखें, तो 2 आम इधर रखेंगे, 2 आम, उसको पता है, फिर 2 आम को 2 आम मिलाएंगे तो 4 आम बनेगा। ठीक है, अच्छा आप देख लीजिए, इस उम्र के सारे बच्चे की किताब पुस्तक आपके केवल चित्र से भरे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपके केवल किससे सीखेगा, प्रतीक से सीखेगा। ठीक है, और अन्य माध्यम से नहीं सिखा सकते। जैसे उसको आप बोलेंगे कि ट्राइंगल ऐसे होता है करके, उसका 3 भुजा होता है, ये दुनियादारी, उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। उसको आप सीधा चित्र बना बताइएगा, ट्राइंगल मतलब इसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, उसका दिमाग बैठेगा फिर वो। ठीक है, तो ये आपके हैं, इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक। ठीक है, दूसरा आपके अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता मतलब होता है कि अपने, इसको सामान्य भाषा में, हाँ, अपनी दृष्टि से सोचता है इसको बच्चा। अपनी दृष्टि मतलब होता है कि उनको ये लगता है कि वो जो सोच रहा है वैसे ये दुनिया भी सोच रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में, ठीक है, अगर वो चलते चलते कर देखेगा चांद को, कि उसको लगेगा कि चांद भी चल रहा है, तो आपसे भी पूछेगा कि आपके साथ भी चल रहा है क्या, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि चांद जो है मेरे साथ चल रहा है, तो वो आपसे भी पूछेगा कि आपके साथ भी चल रहा है। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण ले लीजिए,
है ना, जो आपके इन्होंने प्रयोग किए हैं कि दो, अगर इधर आपके बच्चे हैं और इधर आपके एक आप है, मान के चलो आप उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर दोनों आपके ऐसे बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पास बीच में कोई पर्दा है, अगर वो बच्चा इधर अगर देख रहा है, अगर उसको दिख रहा है कि टीवी है, ठीक है, और टीवी में कुछ चल रहा है, और आप अगर इधर बैठे और आप उसको नहीं देख रहे हैं, तो बच्चा आपसे भी पूछेगा, क्योंकि वो टीवी देख रहा है तो उनको लगेगा कि कार्टून दिख रहा है, तो आपसे भी बोलेंगे कि देखो कार्टून में आपके ये दिख रहे हैं, जबकि आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने विवेक से वो सोचता है, मतलब अपने अनुसार, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके अहम केंद्रिता। ये थोड़ा शब्द ऐसा है ना इसका, लेकिन सामान्य भाषा आपकी ये है, ठीक है, अपने अनुसार सोचता है वो, है ना, अपनी दृष्टि से सोचता है। इसका और तीसरा उदाहरण और क्या है आपका, अब बताइए, एक आध उदाहरण है ना, बहुत सारे उदाहरण है। हाँ, जैसे आजकल देखना बच्चे अगर जैसे कि फोन से किसी की बात करते हैं ना इस उम्र में, तो सामने वाला बोलता है कि ये फोन को ऐसे करके दिखाएगा, देखो 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 दादी, है ना, मेरे पास ये है करके, उनको थोड़ी ना पता है कि वो वीडियो कॉल में नहीं है, मतलब केवल बात से बात करते करते उनको ये लगेगा कि वो देख भी रहे हैं। तो इसी कारण अगर कुछ चीज जैसे खिलौना होता है तो दिखाता है कि दादी देखो मेरे पास ये भी लिए हैं, पापा मेरे लिए। ये मेरे ही घर का हाल बता रहा हूँ ना, अभी इसी उम्र में मेरी बेटी, ठीक है, अभी 4.75 होने, मतलब अभी अगले महीने इसको 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बात करते करते उनको नहीं रहता है कि अभी ये वीडियो कॉल नहीं करके वो दिखाने लग जाएगी कि देखो मेरे पास ये है, वो है, ये है, ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। तो इसका उदाहरण आप समझ लीजिए, पहले आपके क्या है, बच्चे जो चित्रों के माध्यम से, है ना, सीखता है, बच्चे चित्रों के माध्यम से सीखता है, माध्यम से सीखता है पहला, ठीक है, और दूसरा आपके है अहम केंद्रित, है ना, तो अपनी दृष्टि से ही सोचता है, वह अपनी दृष्टि से सोचता है, मतलब उनको ये लगता है कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, वैसे आपके दुनिया भी वैसे ही कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, ठीक है, लेकिन वो सही नहीं है इस उम्र में, ठीक है। तीसरा क्या लिखा है, संरक्षण, तो उसके मापन का अभाव रहेगा भी, वो कोई भी चीज को अभी मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे उनको अगर आप बोलोगे ठीक है, एक गिलास में पानी दे रहा हूं आपको, ठीक है, आप उसको थोड़ा दोनों को बराबर भाग में बांटो, बांटेंगे, लेकिन वो आपके मेजर नहीं कर पाएंगे, किसी में ज्यादा रहेगा, किसी में पानी कम रहेगा, ठीक है। अभी उसको आप ये पूछेंगे कि भाई आपको बताइए कि ठोस चीज क्या है ना, चावल ठोस है कि द्रव है, गैस, अभी उनको नहीं पता है, तो अभी उसका मेजरमेंट का जो दिमाग है वो आपके नहीं आया रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपके मेजर, ये संरक्षण का उसके अभाव होता है। ये कई बार देखना आपकी जो कोई चीज पीने या खाने की चीज है उसको ये नहीं पता रहता, अचानक से पीते खाते हैं इस उम्र में, है ना, उसको नहीं पता ना कि अचानक से नहीं पीना है इसको, जैसे पानी आप देंगे तो अचानक से पियेंगे, ऐसे होता है, ठीक है, तो ये चीज है, इसी को बोलते हैं आपके संरक्षण को उसका अभाव है भाई। समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, मतलब जो सामान्य भाषा में, ठीक, उदाहरण से। हम्म, ये पता नहीं इसका मैं मीनिंग जो निकाला हूं ना, तो इसको उदाहरण में सारी चीज यही मेजरमेंट लिखा हुआ है, संरक्षण क्यों दिया है, मेरे को लगता है कि इसको इस फॉर्म में दिया होगा क्योंकि इस उम्र में बच्चे को ना किसी के माध्यम से गाइड के बिना वो काम नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं संरक्षण, है ना, देख रेख में ही वो करेगा, वो खुद से आपके सारी चीज को मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके लिखाना हम लोग सिखाएंगे, तो जब तक आप उसको उंगली पकड़ाएंगे नहीं, ठीक है, सिखाएंगे नहीं, तब तक वो नहीं सीखेंगे, मतलब अपने से चला तो लेंगे पेन को, लेकिन वही गोल गोल वाला, ठीक है, लेकिन आपके, हाँ, लेकिन जो चीज हम कराना चाह रहे हैं वो चीज अभी नहीं सीखेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके संरक्षण का अभाव होता है। तो ये दो उदाहरण से आप समझ लीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर चलते हैं, फिर आगे चले, ठीक है। तीसरा नंबर आप कहते हैं, इधर थोड़ा लिखो, तीसरा नंबर मूर्त संक्रियात्मक, है ना, स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, संक्रियात्मक स्टेज इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, बारिश हो रही लग रहा है, ठीक है, जबकि अभी जरूरत नहीं है ना। ये आपकी उम्र है 7 से 11 वर्ष, यही है इस उम्र में, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, है ना, कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त चीज, मूर्त चीज किसको बोलते हैं और अमूर्त किसको बोलते हैं, बताइए, वो क्या है, मूर्त है, और जिसको हम स्पर्श
नहीं कर सकते। हवा मूर्त है कि अमूर्त है? वाह, हाँ ठीक है। अमूर्त मतलब वो होता है कि ऐसे है ना, क्या बोलते हैं, वस्तु या ऐसे थिंग है ना जिसके बारे में केवल विचार कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते ना। जैसे है ना, आपका मान के चलो आपकी इसमें भगवान है, क्या है ना, आत्मा, ठीक है, सत्य, अहिंसा। सत्य क्या है, आप लोग देखें आज तक, छुए हैं, उसको हम केवल हम जी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो भी वो हमारे आसार से जी सकते हैं, दूसरे के हिसाब से तो वो असत्य ही होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज होता है आपके अमूर्त है, ठीक है। तो मूर्त मतलब इस उम्र में बच्चे आपके है ना, ठोस पदार्थ जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनके बारे में उसको ज्ञान होगा, मतलब ठोस, द्रव, गैस, इसके बारे में वो जान सकेगा वो, ठीक है। तो 7 से 11 वर्ष, इसका आपकी विशेषता लिख लीजिए। इसमें आपके संरक्षण है, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, तार्किक सोच, ये है ना आता है। संरक्षण ये जानता है, संरक्षण मतलब वही मापन, वर्गीकरण है ना, तो चीजों को वो वर्गीकृत करना सीख जाएगा वो। तीसरा आपके क्रमबद्धता, क्रमबद्धता सीखता है वो, क्रमबद्धता, ठीक है। नेक्स्ट आपके तार्किक सोच, तार्किक सोच है ना, इसी को बोलते हैं आपके मूर्त या कॉन्क्रीट पैदा करता है वो, ठीक है। उदाहरण से देखेंगे इसको कैसे समझ में आएगा। तो संरक्षण मतलब अब वो इस उम्र में क्या चीज मेजरमेंट करना सीख गया है, ठीक है। कि अगर उनको बोलेंगे कि एक आधा गिलास पानी है, ठीक है, खाली गिलास है, तो समझ जाएंगे कि आधा गिलास पानी है, खाली गिलास है। और अगर उसको दोनों बराबर मेजरमेंट करने बोलेंगे तो वो कर पाएंगे, क्योंकि ये देखो 7 से 11 वर्ष की उम्र है वो, ठीक है। दूसरा है कि चीजों को वर्गीकरण समझ जाएगा वो, मतलब द्रव क्या है वो समझ जाएगा, ठीक है, और आपके ठोस क्या है इनके बारे में वो जान जाएगा। वर्गीकरण में और वो चीज आता है, और क्रमबद्धता ये चीज भी आता है कि इसमें जैसे कोई चीज क्रिया होती ना, कोई भी हो सकता है घर का, जैसे क्रमबद्धता मान के चलो उनको अब सब्जी बनाना उनको पता है कि सबसे पहले गैस जलाएंगे, वो बता भी देगा आपको ना इस उम्र में कि गैस जलाएंगे, कढ़ाई मढ़ाएंगे, उसमें फिर तेल डालेंगे, थोड़ा सा ये करेंगे वो करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा उसके दिमाग में है कि किसके बाद क्या आएगा, है ना। क्रम, उसको बोलते हैं आपके क्रमबद्धता, ठीक है। या इसमें आप उसमें भी देख लीजिए, क्रमबद्धता में आपके अक्षर ज्ञान भी उसको पता रहता है कि एक के बाद आपके दो आएगा, दो के बाद आपके 3, 4, 5, 6, ऐसा, उसको बोलते हैं आपके क्रमबद्धता, ठीक है। तो ये आपकी चीज सीख जाते हैं 7 से 11 वर्ष में। वर्गीकरण का दोनों को लगभग समान ही है। वर्गीकरण मतलब यही बताया हूं कि ठोस है, द्रव है, गैस, इसके बारे में वो जानता है, ठीक है। इंसानों के बारे में जानता है वो वर्गीकरण में, ठीक है, कि आपके ये जानवर इस वर्ग में आते हैं, ठीक है, पौधा आपके प्लांट में आता है, मनुष्य इसमें आता है, ठीक है, ये चीज वो सीख जाएगा। मतलब जीव और निर्जीव या सजीव और निर्जीव में भी वो फर्क करना जान जाएगा वो। जैसे देखना, इस उम्र से पहले आपके क्या है, वो गुड़िया को गुड़िया समझती है वो, कि ये खाती है, पीती है, दुनिया भर को उसके साथ खेलती है। इसके बाद वो नहीं करेगी उसके साथ, क्योंकि उनको पता ये नहीं खाएगी, पिएगी भी नहीं वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके वो वर्गीकरण समझ गई ना भाई, कि जीव और सजीव में, ठीक है, वो अंतर करना सीख गई वो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आपके तार्किक सोच मतलब वही है, ठीक है, कि तार्किक मतलब आपके थोड़ा रीजनिंग आप आ जाएंगे, ठीक है, कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपके तर्क करना जान जाएंगे, ठीक है। जैसे उसको अगर आप बोलेंगे, ठीक है, कि अगर बारिश में जाओगे तुम नहीं भीगोगे करके, तो उनको पता है कि भाई बारिश में जाएंगे तो भीगेंगे, ये तार्किक बात है ये, ठीक है। हाँ, इसके पहले अगर छोटे रहेंगे तो उसको आप बोल सकते हो अरे बेटा नहीं भीगेंगे, ठीक है, या तो कुछ भी आप उसको बुद्धू बना सकते हो, तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन इस उम्र में उसका दिमाग अब तार्किक सोच हाँ पैदा करेगा वो, ठीक है। अच्छा, बिना हम आग जलाए भी हम सब्जी बना सकते हैं, सर उसको बोलेंगे तो वो बोलेगा फालतू बकवास बात कर रहे हो आप, नहीं बोलेंगे। हाँ, इससे छोटे रहेंगे तो हम बोल सकते हैं उसको, हम बिना कढ़ाई गरम के मतलब वो किए भी हम सब्जी बना सकते हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ ऐसा भी होता होगा। समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं आपके तार्किक सोच, है ना। उदाहरण देख लीजिए, फिर उदाहरण लिखेंगे तो ठीक है। इसमें आपके वजन, मात्रा, लंबाई का संरक्षण करना सीख जाते हैं। वजन, मात्रा, लंबाई का मापन सीखता है इस उम्र में, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं, वस्तुओं को समूह में बांटना जानता है। वस्तुओं को समूह में बांटना जानता है, ठीक है।
मतलब ये है कि समूह का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं ना कि अब उनको पता है कि किस चीज को कहाँ रखना है। ठीक है, जैसे कंपास बॉक्स में क्या क्या रखना है उनको इस उम्र में पता रहेगा। डेली का पहनने का कपड़ा वो जानती है अपना, नहीं जानते बच्चे लोग। ठीक है, और जो स्पेशल वाला कपड़ा है उसको भी वो जानती है कि हम इसको कब पहनेंगे। ठीक है, तो उसको कैटेगराइज करना वो सीख रही है इस उम्र में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि थोड़ा आप तनाव में दिख रहे हो, बताइए। ज्यादा मत सोचो, आप देखो कर्म करो फल की इच्छा ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी और दूसरा कोई चारा नहीं है। हमारे पास गिन करके आपके 72-73 दिन बचा है, उसमें आप जितना आप बेस्ट दे सकते हैं अपना वो दीजिए। ठीक है, होना नहीं होना वो तो आप जानते हो, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन पहले हमारा क्या है, पहला हमारा कर्म है। ठीक है, भाग्य बाद में आएंगे, पहले हमारा हाथ है ना, उसके बाद रेखा है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, तो पहले हमारा हाथ है, उसके बाद इसमें रेखा है। तो पहले हाथ से मेहनत कीजिए, रेखा बाद में हो जाएगा। ठीक है, उत्पन्न कर लेंगे। चलिए आगे चलें, इसमें एक लास्ट है आपका। ये ज्यादा बढ़ क्यों रहा है भाई, छोटा क्यों नहीं हो रहा है ये? इतना ही हो रहा है क्या? चलिए दिख तो रहा है ना उसमें। ठीक, उसके बाद आप आइए आपके चौथा नंबर, औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशन। औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक, है ना, सॉरी इसको आप मिटा लो, इंग्लिश में बोलते हैं आपके फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल सिग्नल। ठीक है, ये आपकी उम्र है आपकी 11 वर्ष से अधिक, वर्ष से अधिक। ठीक है, इसमें आपके बच्चा क्या करेगा, इसकी विशेषता में लिखा रहा हूं। ठीक है, विशेषता, तो पहले आपके मूर्त था, अब आप क्या जाएंगे अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन में हो जाएगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसको बोलते हैं ना। दूसरा आपके परिकल्पना, हाइपोथेसिस बना सीख जाएगा आपके, परिकल्पना, परिकल्पना सीखेगा, है ना। तर्क एवं वैज्ञानिक सोच पैदा करेगा वो, वैज्ञानिक सोच, है ना, ये सारी चीजों पैदा करता है। इसका उदाहरण आप देखेंगे तो उधर आप लिख लेना। अमूर्त चिंतन मतलब इसके पहले आपके क्या था, ठोस पदार्थ, मूर्त चीजों के बारे में समझा वो। ठीक है, कि क्या चीज होता है। अब आपके अमूर्त मतलब वो आपके सत्य, अहिंसा, घृणा, प्रेम, इस सब चीज के बारे में समझेगा ना। ईश्वर, ईश्वर है या नहीं है, आस्तिक शब्द क्या होता है, नास्तिक क्या होता है, इनके बारे में वो जानना चालू करेगा। परिकल्पना मतलब होता है हाइपोथेसिस, है ना, किसी के बारे में आपकी वो कुछ घटना को देख करके वो परिकल्पना कर सकता है, मतलब उसका आपके निर्णय कर सकता है वो। ठीक है, मतलब परिकल्पना मतलब बताइए। हाँ, तो कैसे बनाएगा बताइए, उदाहरण के रूप में बताइए। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में यहां से अगर कोई बच्चा अगर रायपुर जा रहा है, उसको अगर टिकट लग रहा है 100 कितना रुपए, 150 रुपया। ठीक है, तो वो एज्यूम कर लेगा कि वहां से अगर मैं 100 किलोमीटर और जाऊंगा तो मेरे को उतना रुपये और लगेगा। इसी को बोलते हैं आपके हाइपोथेसिस, मतलब जो पहले का जो घटना है उसके आधार पर आपके आगे का वो निर्णय कर सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। दूसरा आप उदाहरण देख लीजिए, अगर, है ना, कोई प्लांट है, ठीक है, अगर वो सूख रहा है या मर रहा है तो उसको दिमाग में आएगा कि कुछ ना कुछ अंदर में कमी है, हो सकता है उसको पानी की कमी है या खाद की कमी है। वो इसके पहले वाला उम्र वो उतना ज्यादा नहीं जानता कि किस कारण से वो मर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वाले स्टेज में वो जान जाएगा, मतलब इस उम्र के बाद वो जानना चालू कर देता है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसको बोलते हैं आपके परिकल्पना। ठीक है, कुछ घटना के आधार पर आपके निर्णय निकालना, इसको बोलते हैं आपके परिकल्पना। या उनको ये भी पता है कि अगर जैसे परीक्षा में पास होना अनिवार्य है तो उसको पता है कि नहीं पढ़ूंगा तो पास नहीं होऊंगा, तो उसका आपके परिकल्पना, परिकल्पना क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है कि मेरे को पढ़ना अनिवार्य है, तभी मैं क्या होऊंगा, पास होऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और तर्क तो यही सारी चीज तर्क ही है। ठीक है, जो बताया हूं आपके तार्किक सोच। ठीक है, अब यहां से आपके क्वेश्चन है ना चालू हो जाता है। तार्किक सोच मतलब अभी श्रवण सुमारी उपास रहेंगे, है ना,
शिव जी को आपको सब चढ़ाएंगे आप लोग? नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। तो चढ़ाएंगे तो फिर आप, वो बच्चा पूछेगा ना भाई कि चढ़ाना जरूरी क्या, इसी को तो तर्क बोलते हैं ना, कि बिना चढ़ाए भी कुछ काम हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आपके तर्क। वैज्ञानिक सोच मतलब क्या है, ये चीज है। जैसे पहले जैसे अभी बारिश हो रहा है तो अब उसको पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है, कि बारिश का एक प्रक्रिया होता कैसे, कि जल चक्र कैसे चलता है। सबसे पहले आपकी गर्मी बढ़ेगा, फिर भाप बनेगा, फिर संघनन होगा, फिर जाकर के टेम्परेचर चेंज होगा, फिर से बारिश होगा। इसके पहले आप बच्चे को सीधा क्या बताते थे, भगवान करवा रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में भी समझ पैदा नहीं, आप उसको समझा भी नहीं सकते हैं कि बच्चा ऐसे ऐसे होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर संघनन होगा। ये बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। लेकिन अब उसको बता सकते हैं आप कि बारिश कैसे होगी, ठीक है। वो सारी चीज प्रक्रिया वो समझेगा भी कि हाँ ये आपके भगवान नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई फिरकी ले रहा है, ठीक है। मतलब ये एक प्रक्रिया है, तार्किक प्रक्रिया और वैज्ञानिक सोच है। तो इस प्रकार से आपके ये है, इसको बोलते हैं औपचारिक। उदाहरण लिखेंगे, लिख लीजिए ना, भविष्य की योजना बनाना सीख जाता है वो, भविष्य की योजना बनाना सीखता है, ठीक है। एक उदाहरण और लिख लो इसमें, समस्याओं का तार्किक समाधान करता है ना, समस्याओं का तार्किक समाधान करता है, ठीक है। अगर आपको बुखार आ रहा है तो बोलेगा भाई डॉक्टर के पास जा, है ना, केवल भगवान से, केवल सुमरन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पास वो बोलना है ना, इसके पहले वो हो सकता है बोलेगा कि भगवान जी को आप प्रे करो, नहीं बोलेगा वो, ठीक है। या फिर वो खुद बोलेंगे कि मैं ना भगवान से प्रे करती हूँ कि आपका बुखार ठीक हो जाए, ऐसे ही बोलेंगे इस उम्र में यहाँ। लेकिन वो इस उम्र में वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि भाई गोली दवा भी आता है, आप थोड़ा डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। तो ये थे इसके आपके 4 स्टेज है ना, जो आपकी इन्होंने बताया है संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। जीन पियाजे का अमूर्त या फिर संज्ञानात्मक विकास के चरण, ठीक है। 4 ही स्टेज है जिसको पेपर में पूछा गया अब तक के। कल हम लोग देखेंगे आपके वाइगोत्स्की, इसके आपके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास में एक और व्यक्ति है ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे थोड़ा। और कोहलबर्ग, ठीक है, उस दिन हम लोग देखे थे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा है ना कोहलबर्ग वाले में, और थोड़ा देख लेंगे डिटेल। हाँ हाँ ठीक है। तो चलिए आज का ये क्लास हम लोग अभी समाप्त करते हैं, फिर हम लोग चालू करेंगे आपके हिंदी, ठीक है।